हमारा अगला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले हमने एसिडिक नेचर पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले जो रिएक्शन बेसिकली देखो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल। तो इनकी जो एल्कोहल्स में रिएक्शन होंगी यूजुअली वो भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है ही OH। और कार्बोनिल की बेसिकली जो प्रॉपर्टी होती है एल्डिहाइड कीटोन में, वो होती है एडिशन प्रॉपर्टी। वो एडिशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट है, लेकिन वो यहाँ पर एडिशन प्रॉपर्टी की बजाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है जो लीव करके जाए और सब्स्टिट्यूशन शो करे, इसलिए वहाँ पर सिर्फ एडिशन होके रह जाता है, मतलब एडिशन तक ही वो शो कर पाता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव्स की जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्योंकि एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है कार्बोनिल ग्रुप की साइड में, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में वो OH हो गया, एसिड क्लोराइड में क्लोरीन हो गया, इस तरह से। तो लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। एक और कंपैरिजन यहाँ पर ये किया जा सकता है, जैसे इसमें पैराग्राफ में ऊपर ये समझा रखा है कि कार्बोक्सिलिक में जो कार्बोनिल कार्बन है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, मतलब वहाँ पर अब इलेक्ट्रोफाइल इतना अच्छे से अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पर कम हो गई है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में ऐसा नहीं था, वहाँ पर कार्बन पर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। ऐसा कार्बोक्सिलिक के स्ट्रक्चर की वजह से हुआ है। कार्बन पर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन में तो जो पोलैरिटी है कार्बोनिल बॉन्ड की, उसकी वजह से कार्बन पर ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था। लेकिन कार्बोक्सिलिक के केस में ऐसा नहीं हो रहा है कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो और वो एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बने, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करे, इलेक्ट्रोफाइल नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनेगा ना, न्यूक्लियोफाइल जिसको न्यूक्लियस चाहिए वही तो अटैक करेगा, ठीक है। पहली जो रिएक्शन है इसमें कह रहा है रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब वो रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, वो रिएक्शंस जहाँ पर हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो उसमें बेसिकली 3 रिएक्शंस यहाँ पर हैं, रिएक्शन विद मेटल्स, कार्बोनेट्स एंड एल्कलीज। तीनों ही वो रिएक्शन है जो मेटल्स देते हैं एक तरह से, मेटल्स के साथ जैसे रिएक्ट कराते हैं। फर्स्ट रिएक्शन विद मेटल्स, जब एसिड्स, तुमने पढ़ा होगा एसिड्स को जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, मिनरल एसिड्स जैसे HCl HNO3 इनको, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो एसिड ही है, ठीक है। यहाँ पर ये भी तो H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करा सकते हैं, और ये H पॉजिटिव आयन मेटल से इलेक्ट्रॉन लेंगे और इस तरह से हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो एल्कली मेटल का काम यहाँ पर क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि एल्कली मेटल क्या होते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो एल्कली मेटल्स इस केस में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहे हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड से जो H पॉजिटिव निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और दूसरी जो रिएक्शन है वो हम लैब में भी पढ़ते हैं, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेन प्रोडक्ट होता है एक सॉल्ट बन जाता है, साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस गैस की वजह से ही जो हम बोलते हैं ना एफरवेसेंस आते हैं, लैब में प्रैक्टिकल भी किया था, ठीक है। तो ये जो एफरवेसेंस आते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से आते हैं, ठीक है। ये हमने लैब में भी टेस्ट किया था हमने। तीसरी जो रिएक्शन है वो है एल्कलीज के साथ। एल्कलीज किनको बोलते हैं, बेस, वो बेस जो एक्वस सॉल्यूशन बना सकते हैं उनको बोलते हैं एल्कलीज। एल्कलीज जैसे तुमने पढ़ा भी होगा, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। तो एल्कलीज उनको कहा जाता है वो बेसिस जो एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे NaOH का सॉल्यूशन ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर मरकरी ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब इनके साथ जैसे ही रिएक्ट किया जाता है फिर से एक सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। ये सारी जो रिएक्शन है ये ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। उसके बाद दूसरी रिएक्शंस आ जाते हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि अब की बार हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे होंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहे होंगे और OH को रिप्लेस करेंगे,
जो मैंने अभी इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला कि एल्डिहाइड और कीटोन तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूशन शो कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जैसे सिंपली अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो यहाँ पर OH जो है वो एक लिविंग ग्रुप का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगली जो स्टेप ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे उनमें हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को रिप्लेस करेंगे हेलोजन से या फिर OR ग्रुप से, अमाइड से। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड बनाने के लिए। और वो कंपाउंड क्या है? एसिड डेरिवेटिव्स, जैसे एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड, यही सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे जो रिएक्शन उनमें देखो सबसे पहले बनाने जा रहा है एसिड क्लोराइड्स। तो उसके लिए वो 3 रिएजेंट यूज़ कर सकता है, सल्फोनिल क्लोराइड या थायोनिल भी कह सकते हैं इसे, और फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तीनों ही केस में हेलोजन रिप्लेस कर देगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो मेथड है ये हमने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा है। ठीक है, अल्कोहल के केस में भी पढ़ा था ऐसा सेम रिएक्शन OH की वजह से अल्कोहल के चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो बन रहा है वो बन रहा है एसिड क्लोराइड, हमारा मेन प्रोडक्ट, और साइड प्रोडक्ट तीनों में अलग अलग ही बन रहे हैं। ये जो साइड प्रोडक्ट बन रही हैं हमने अल्कोहल के चैप्टर में देखे थे कि कैसे कौन सा बनता है, तो यहाँ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेस्ट मेथड थायोनिल क्लोराइड वाला ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और HCl वो दोनों गैस की फॉर्म में बनते हैं, इसलिए वो बॉइल्ड ऑफ हो जाते हैं और हमें प्योर प्रोडक्ट मिलता है अपना, यानी कि एसिड क्लोराइड जो मिलेगा वो प्योर फॉर्म में होगा। ठीक है, इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। ये भी हमने अल्कोहल के चैप्टर में पढ़ा था भाई। अल्कोहल्स को जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो एस्टर्स बनते हैं, एस्टेरिफिकेशन करके पढ़ा था, और वहाँ पर इसका मैकेनिज्म भी पढ़ा था। ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड, 2 तरीके से पढ़ा था। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म इसका तुम वहाँ से पढ़ लेना, ये कॉमन रिएक्शन वही। यहाँ पर उल्टा पढ़ रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? एस्टर बनता है। अब यहाँ पर नीचे फिर से वही रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ का एक बना रखा है पैटर्न। ये वहाँ पर भी बताया था, अगर क्राउडीनेस बढ़ जाती है तो ईज ऑफ द रिएक्शन घट जाती है, मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन विल डिक्रीज। ठीक है, ये बात फिर से यहाँ पर समझा रखी है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिख के। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। अमाइड बनाने के लिए हमें अमोनिया चाहिए, यानी कि अब हमें अपने कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराना है। फर्स्ट जो बनेगा वो होता है एक अमोनियम सॉल्ट बनाता है फर्स्ट स्टेप में, लेकिन जैसे ही वो अमोनियम सॉल्ट बनता है अगर उसको थोड़ा सा भी हीट करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है और हमें हमारा मेन प्रोडक्ट मिल जाता है अमाइड। ठीक है, एसिड अमाइड नीचे दे रखा है, ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड हम 2 तरीके से बना सकते हैं, इटसेल्फ एसिड से या फिर एसिड क्लोराइड और एसिड दोनों से। ठीक है, तो फर्स्ट जो दिखा रखा है मेथड वो है सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले रखे हैं और उनको हीट कर रखा है किसकी प्रेजेंस में? एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी कि जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। जैसे ये एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स को हम हीट ऑफ करते हैं वाटर की फॉर्मेशन होगी, और ये जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला है स्ट्रॉन्ग P2O5, ये मॉइस्चर को यानी कि वाटर जैसे ही फॉर्म होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और हमें हमारा प्रोडक्ट दे देगा एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड एक और तरीके से देखो नीचे समझा रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड क्लोराइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं तब भी हम क्या बना सकते हैं? एसिड एनहाइड्राइड बना सकते हैं। यहाँ पर पेरिडीन एज ए कैटलिस्ट यूज़ कर रखा है। पेरिडीन क्यों डालना पड़ा है? क्योंकि HCl बन रहा है, सॉल्यूशन हमारा एसिडिक हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्सेस अमाउंट में उसके लिए हमने पेरिडीन ले रखा है। ठीक है, 2 तरह की रिएक्शन पढ़ ली। पहली हमने पढ़ी जहाँ पर हम सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की वजह से जो रिएक्शंस थी। दूसरी हमने पढ़ी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से, यानी कि OH की वजह से, जहाँ पर हम बॉन्ड ब्रेक करें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। अब हमारे पास तीसरी रिएक्शन आ गई है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ होल, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप पूरा का पूरा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वो वाली रिएक्शंस पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहली है डी कार्बोक्सिलेशन, या फिर उसके में साइड नेम लिख रखा है केमिकल डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब केमिकली करें, या इलेक्ट्रोलिटिक एक मेथड पढ़ाएगा आगे, इसलिए इसने यहाँ पर नाम अलग दिया है केमिकल डी कार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट लेंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे सोडा लाइम।
सोडा लाइम होता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जैसे ये डालते हैं और हीट अप करते हैं अप टू 630 केल्विन, हमारा क्या हो जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन। डी नाम से ही पता चल रहा है, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ही हटाना है हमें, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन टू यील्ड एल्केन्स, हमारा मेन प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा एल्केन्स। अब नीचे इसका मैकेनिज्म देखो, इसका मैकेनिज्म जाएगा थ्रू कार्बन आयन, यानी कि फर्स्ट स्टेप में हमारा एक कार्बन आयन बनेगा, वो कार्बन आयन फिर कोई ना कोई प्रोटोन लेकर स्टेबलाइज कर लेगा खुद को और हमें दे देगा हमारा मेन प्रोडक्ट क्या, एल्केन्स, ठीक है। जैसे ये सॉल्ट बना है, देखो सॉल्ट को उसने क्या बना दिया, उसको पहले तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या दिखा रखा है, रेजोनेंस की तरह दिखा रखा है, फिर हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में एक कार्बन आयन, ठीक है। जैसे ये होगा उसके बाद वो कार्बन आयन हाइड्रोनियम आयन से H पॉजिटिव ले लेगा और साथ में बना देगा NaOH, ठीक है। अब नीचे एक सब टॉपिक दे रखा है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन डी कार्बोक्सिलेशन। कह रहा है अगर डी कार्बोक्सिलेशन पर सब्स्टिट्यूएंट बदलने पर क्या होगा, कौन से सब्स्टिट्यूएंट, कौन से कार्बन पर। तो यहाँ पर कह रहा है बीटा कार्बन पर अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, जैसे अभी अभी हमने देखा इस मैकेनिज्म में ऊपर कार्बन आयन बन रहा है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को जो स्टेबलाइज कर देगा वो फैक्टर या फिर वो ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, यानी कि हमारी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा, यानी कि वो इजीली रिएक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो अगर R हमारे ग्रुप पर लगे हुए हैं तो वो कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। तो वही फैक्टर इसको फेवर करेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फर्स्ट में देखो बीटा कार्बन पर, इस पैराग्राफ में नीचे यही समझा है कि रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो कर सकते हैं, और उसकी स्टेबिलिटी को, किसकी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाकर वो ऐसा करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा नाइट्रो ग्रुप हो सकता है या फिर COCH3 हो सकता है एट बीटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अब इसमें नीचे इन्होंने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में समझा रखा है। बीटा कीटो एसिड लिया है, देखो बीटा कार्बन पर कार्बोनिल ग्रुप है, तभी इसका नाम क्या है, बीटा कीटो एसिड। जब इसको यूजुअली हीट करते हैं तो एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तुम्हें दिख भी रही होगी यहाँ पर। फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है वो टोटोमराइज होके हमें कीटोन दे रहा है, ठीक है। इसी तरह कह रहा है जैम का मतलब होता है सेम कार्बन पर सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट होना, जैसे यहाँ पर है मेलोनिक एसिड, ठीक है, जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये DE गलत लिखा हुआ है, डाई आएगा यहाँ पर, DI डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कंपाउंड्स इन विच 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर अटैच टू सेम कार्बन, वो भी इजीली, क्योंकि स्टेबल नहीं होते हैं, सेम कार्बन पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होना, तो जैसे ही इस कंपाउंड को हीट अप किया जाता है ये हमें क्या दे देता है, एसिटिक एसिड दे देता है। अब जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा केमिकल डी कार्बोक्सिलेशन, किसी केमिकल के डालने पर डी कार्बोक्सिलेट होना। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डी कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्वस के सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे ही वो एक्वस सॉल्यूशन लिया वो किस किस तरह के उसमें आयंस फॉर्मेशन होंगे। फर्स्ट में देखो RCOO Na, यहाँ से बनेंगे RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ठीक है। वाटर की वजह से OH नेगेटिव H पॉजिटिव। तो एनोड पर क्या होता है, एनोड पे एनायन जाएंगे तो वहाँ पर जाकर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन शो करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ एक स्पीशी बनी, वो स्पीशी फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी और हमें हमारा मेन प्रोडक्ट हमारा इसमें भी वही होगा, एल्केन बनेगा। लेकिन इस मेथड में समझने की बात यह है कि यहाँ पर जो एल्केन बनेगा वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम से ही बनेगा, क्योंकि सेम स्पीशी बार बार जुड़ेगी। RR जो यहाँ पर लिखा हो ना, ये इसी को दिखा रहा है, ठीक है। कैथोड पर देखो क्या क्या जा सकता है, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। अब जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस होगा वो इजीली क्या हो जाएगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोजन आयंस, दो तरह के पॉजिटिव आयन से कैथोड पर जाएंगे ये कैटायंस, ठीक है। तो कौन जल्दी वो होना चाहेगा रिड्यूस, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर है, वो
जैसे यहाँ पर कौन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो यहाँ अब इन्होंने नीचे देखो ओवरऑल रिएक्शन लिख के दिखाया है कि तुम्हारा कोई एसिड था RCOONA, ठीक है, साथ में एक्वा सोल्यूशन रखा है इसलिए वाटर भी लिख दिया है। फिर उसका अगर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, एक तो बनता है एल्केन, साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है कैथोड पे, ठीक है, और साथ में NaOH, ठीक है। लास्ट में ओवरऑल रिएक्शन लिख के इन्होंने दिखाया है, ठीक है। अभी तक हमने दो तरीके से डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा। अब तीसरा है, ये नेम रिएक्शन है, हंट्स डीकर रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। यहाँ पर देखो सिल्वर सॉल्ट पर, जब मैंने कई बार बताया तुम्हें पहले भी, जब नेम रिएक्शन पूछी जाती है तो वो इसीलिए पूछी जाती है क्योंकि वहाँ पर सबस्ट्रेट से लेकर रिएजेंट और प्रोडक्ट सब कुछ फिक्स होता है, मतलब यही सबस्ट्रेट लेना है, इसके अलावा कुछ और नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिल्वर सॉल्ट ले रखा है एसिड का, साथ में क्या है, ब्रोमीन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और उसको रिफ्लक्सिंग के लिए लगा देना है, ठीक है। क्या बनेगा, हमारा मेन प्रोडक्ट होगा अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब अगर तुमने जो सॉल्ट लिया है जिस भी कार्बोक्सिलिक एसिड का, अगर वो एरोमेटिक लिया है तो एरोमेटिक हैलाइड बन जाएगा तुम्हारा, जैसे नीचे इसमें ब्रोमोबेंजीन बना रखा है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ये अगले स्टेप में हम पढ़ रहे हैं। द रिएक्शन अकर्स बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थ्रू इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ असाइल हाइपोब्रोमाइड। अब इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ही मेन स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में बनता है हमारा असाइल हाइपोब्रोमाइड। यहाँ जो सिल्वर है ना वो अलग से डिसोशिएट हो जाएगा और ब्रोमीन एक आकर उससे चिपक जाएगा, मतलब AgBr बन जाएगा, और दूसरा जो ब्रोमीन होगा वो हमारे असाइल आयन के साथ आकर चिपक जाएगा, RCOOBr, ठीक है। सेकंड स्टेप में देखो, सेकंड स्टेप में हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म स्टार्ट हो रहा है, तो इस स्टेप को इन्होंने नाम दे दिया इनिशिएशन। अब यहाँ पर देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में तुम्हें पता ही है, एक होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, तो एक Br फ्री रेडिकल बना है, एक असाइल ऑक्सी रेडिकल बना है, ठीक है। एक फ्री रेडिकल इधर बना है और दूसरा ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना है। अब जो ये असाइल ऑक्सी फ्री रेडिकल बना है, ये फर्दर देखो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, दो बॉन्ड्स की हो रही है अब इसमें, स्टेप नंबर थर्ड। यहाँ पर देखो फिर से क्या बना रहा है, अल्काइल फ्री रेडिकल बना देगा। अब ये अल्काइल फ्री रेडिकल एक Br फ्री रेडिकल के साथ जुड़ के क्या बना देगा, अल्काइल ब्रोमाइड बना देगा, और साथ में एक बार फिर से रेडिकल बन रहा है, देखो असाइल ऑक्सी फ्री रेडिकल, मतलब चेन की प्रोपगेशन के लिए ऐसा हो रहा है ना, ठीक है। ये मैकेनिज्म बहुत ही आसान है, और ये इस रिएक्शन का नाम क्या है, हंट्स डीकर रिएक्शन, ठीक है। अब फर्दर, अब हमने 3 मेथड पढ़ लिए हैं डीकार्बोक्सिलेशन के। फोर्थ में फिर से कह रहा है डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स हमने पढ़े थे जिसमें कार्बन नंबर 18 से ज़्यादा हो, ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है, उनको कहा जाता है फैटी एसिड्स। अब यहाँ पर पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। कैल्शियम के सॉल्ट्स के अगर डिकम्पोजिशन करते हैं तो किस किस तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, उसमें देखो सबसे पहले है कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है, मतलब फॉर्मिक एसिड का अगर कैल्शियम के साथ सॉल्ट ले रखा है तो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। दूसरे में देखो ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड अदर देन फॉर्मिक एसिड। अब की बार हमें फॉर्मिक एसिड का कोई सॉल्ट नहीं लेना है, ठीक है, कोई और एसिड लेना है, तभी उसने दोनों तरफ R लगा दिया है। अब अगर इसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, डिकम्पोजिशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो साथ में बाई प्रोडक्ट तो देखो CaCO3 बना है, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा, अब कीटोन बना है, ठीक है। अब एक तो बन गया फॉर्मेल्डिहाइड, एक बन गया कीटोन। अब अगर सिंपली एल्डिहाइड बनाना है तो हमें मॉलिक्यूल चेंज करने पड़ेंगे, एक लेना पड़ेगा कोई और एसिड का कैल्शियम सॉल्ट, और दूसरा हमें लेना पड़ेगा फॉर्मेट ही, मतलब कैल्शियम फॉर्मेट। अब इनका इंटरचेंज होगा तब हमें हमारा अलग प्रोडक्ट यानी कि एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है, और साथ में बनेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन पढ़ी हमने डीकार्बोक्सिलेशन, ये हमने पढ़ी जिसमें पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्ट कर रहा था रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अब उसमें दूसरा जो रिएक्शन मेन आ गई है, रिडक्शन है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जब रिडक्शन करते हैं तो किस किस में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, अब हम वो पढ़ेंगे। फर्स्ट उसको कन्वर्ट कर रहा है एल्केन्स में, किसकी हेल्प से, हाइड्रो
आयोडिक एसिड एंड रेड फॉस्फोरस। ठीक है, कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा और हमें मिल जाएगा बेसिक प्रोडक्ट हमारा, मतलब एक एल्केन। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा जो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका पूरा रिडक्शन हो गया है किसके अंदर, CH3 ग्रुप के अंदर। ठीक है, नीचे देखो इथेन बना है और ऊपर सिंपली एक जनरल रिएक्शन लिखी हुई है तो उसने एल्केन लिख दिया। ठीक है, अब अगर दूसरी तुम एल्केन में कन्वर्ट नहीं करना चाहते कार्बोक्सिलिक को तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल्स में कर सकते हैं। दूसरा और क्या हो सकता है, यही हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने वहाँ पर भी पढ़ा था, वही अल्कोहल की फॉर्मेशन में पढ़ा था ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से या फिर एसिड हैलाइड से जब हम बना रहे थे अल्कोहल्स, तो वही है यहाँ पर उसी रिएक्शन का दोबारा से हम पढ़ रहे हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में कर सकते हैं या फिर डाइबोरेन की प्रेजेंस में कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल मिलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को अगर हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन भी बहुत आसान है। उसके बाद देखो फोर्थ जो रिएक्शन एक शो कर रहा है जो कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें पूरा का पूरा इन्वॉल्व है, वो है HVZ रिएक्शन, हेल्वोल्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ठीक है, कह रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, मतलब फॉर्मिक एसिड में कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है साइड में, इसलिए उसको नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगी ये वही कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब फॉर्मिक एसिड में तो कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन्स कहाँ से आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो हमारा होता है अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि जो अल्फा कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होते हैं और ये उन्हीं को रिप्लेस करेगा, इसलिए फॉर्मिक एसिड ये रिएक्शन शो नहीं करता है। अब यहाँ पर देखो इफ़ मोर देन मैकेनिज्म से पढ़ते हैं पहले। मैकेनिज्म तो क्या समझा रखा है यहाँ पर, पहले देखो एसिटिक एसिड लिया है CH3COOH, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट है उसी को अल्फा कार्बन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं 3, अब ये बारी बारी से इन तीनों को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में एक हाइड्रोजन आ गई है क्लोरीन, दूसरे में दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं, तीसरे में तीनों हो गए हैं। मतलब एक तरह से ये कह लो HVZ जो रिएक्शन है वो क्या है, HVZ रिएक्शन है अल्फा हेलोजिनेशन करने के लिए, अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी ग्रुप एज सच रहने वाला है, सिर्फ जो अल्फा कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन होंगे, 2 हैं तो दोनों रिप्लेस हो जाएंगे और 3 है तो तीनों, अगर एक ही है और बाकी पोजीशन पर कार्बन आ गया है तो वो एक को ही रिप्लेस करेगा। ठीक है, नीचे कह रहा है कि क्लोरीनेशन के केस में तो सिर्फ अल्फा पोजीशन तक ही होगा, लेकिन अगर ब्रोमीन ले रखा है तो वो फर्दर पोजीशन तक भी जा सकता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस इन दिस रिएक्शन क्या है, ये हमने वहाँ पर भी पढ़ा था अल्कोहल के चैप्टर में, जब रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन एज सच लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो इन situ PBr3 बना रहा है, यहाँ पर पढ़ा था ना अल्कोहल्स में। ठीक है, तो वही सब यहाँ पर हो रहा है। अब इसके आगे इतना ही है बेटा, तुम्हारा ये चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसके बाद तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड एक अलग से, वैसे तो इन्वॉल्व इसी में है लेकिन अलग से ही करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो उसके ऊपर होगी तुम्हारी अगली वीडियो। अब इसमें प्रदीप्स के में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दे रखे हैं कुछ, अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना। ठीक है, ये पढ़ने हैं तुम्हें, जो ना समझ में आए भाई प्रॉब्लम लेके आ जाना बुधवार वीरवार। ठीक है।